स्टूडेंट्स, गुड नून बेटा। बेटा अपना टॉपिक चल रहा था क्या, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम सेंड करना मेरे पास। उसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ना बेटा हम यूज करके ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ये कह दिया जाए प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होता है, नियरली h/4π। ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो बेटा डेफिनेट है, इसमें तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं। बॉडी रेस्ट में तो भी मास उतना ही होगा, मूव करेगी तब भी उतना ही होगा। तो जो अनसर्टेनिटी आती है वो किस में आती है, वेलोसिटी में। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यू कैन राइट दिस m इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जैसे उसे लाइट रेडिएशन टकराती है तो टकरा के जैसे वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगी, तो वो तो हम समझेंगे बेटा लाइट रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये तो हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, बट लाइट रेडिएशन टकराते पार्टिकल आगे की तरफ आ गया तो पोजीशन चेंज हो गई। पार्टिकल रेडिएशन टकराते ही वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी किस में होती है, पोजीशन में और वेलोसिटी में। तो यू कैन राइट डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है। इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में ही है तो बेटा इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भी या अगर न्यूक्लियस में तो लाइट रेडिएशन टकराएगी तो या तो पार्टिकल इधर चला जाएगा, पार्टिकल इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को जो चेंज कर पाएगा कितना, इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और बेटा न्यूक्लियस की रेडियस होती है नियरली 10⁻15 मीटर, लगभग इतनी होती है। तो हमने मान लिया कि लेटस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हमने सपोज कर लिया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मान लिया। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, 10⁻15। इधर जाए तो पॉजिटिव, इधर आए तो नेगेटिव, इधर आए तो पॉजिटिव, इधर आए तो नेगेटिव। तो कितना हो सकती है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, 10⁻15। तो अनसर्टेनिटी की वेलोसिटी निकाले कितनी आएगी, तो h/4πm इंटू डेल्टा x। वैल्यूज बेटा पुट कर दीजिए। डेल्टा v h 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg into uncertainty in position. If electron present in the nucleus, then its uncertainty in the position is equal to the size of the nucleus, means radius of the nucleus, and it is 10⁻15 meter. Okay, सोल्व कर लिया बेटा इसको। जिसको सोल्व किया तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है बेटा नियरली 5.9 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना आप, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इतनी अनसर्टेनिटी आ रही है बेटा। इतनी वेलोसिटी तो किसी की पॉसिबल ही नहीं होती। हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हाईएस्ट पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और अपने तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ रही है इतना 10⁻10। तो आवर रिजल्ट इज इम्पॉसिबल, इट मीन्स आवर पोजीशन इज रॉन्ग। जो आपने सोचा था वो गलत है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान के चलते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर होगी। और अगर ये लेके चलते हो डेल्टा x, तो बेटा 4πm, ये तो कांस्टेंट है सारे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर डेल्टा x ये लेके चलते हैं तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रही है 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, और दैट वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस आवर पोजीशन इज रॉन्ग। इट मींस हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक, ये तो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। न्यूमेरिकल्स आप करना जरूर, कोई प्रॉब्लम हो तो सेंड करना। ओके, अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और अब पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। यू कैन से वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। It is based on
क्वांटम मैकेनिक्स। किस बेस पे बेटे? क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the concept of Heisenberg uncertainty principle and dual nature of the moving particle means de Broglie concept। तो बेटा जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो ओबे नहीं कर रहा था ना तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, और ना ही बेटा वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को ओबे कर रहा था। बोहर्स के अकॉर्डिंग तो हम मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, उस मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसने तो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। बट हाइजेनबर्ग कहता है कि जैसे ये पार्टिकल आप लाइट रे से टकराएगा तभी तो आप देख पाओगे, वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही तो एंटर करेगी इन आवर आइज, तो जैसे से टकराएगा पोजीशन तो चेंज होगी। तो हम कभी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते। It is impossible to find out the exact position and velocity of a moving electron। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो था बेटा गलत, मतलब वो तो ये होता था एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी बता सकते हो, बट क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कहता है कि पार्टिकल मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है बेटा? वेव की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसका जो मोशन है वो कैसे है? वेव की फॉर्म में। तो वेव की फॉर्म में तो क्वांटम मैकेनिक्स में बताया गया अगर इलेक्ट्रॉन बेटा वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो उस वेव का एक फिक्स एम्पलीट्यूड भी होगा, और उस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया साई से। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, ध्यान सुना, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और बेटा अगर आप एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो वहां से मिलते हैं अपने को इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करें तो यहां से बेटा क्या मिलेगा अपने को? इंटेंसिटी मीन्स यहां से आपको क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि बेटा हम एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन की। भाई ये बता सकते कि इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट है, जैसे लाइट रेडिएशन टकरा कैसे इफेक्ट होगी, तो यहाँ बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट हियर, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन कहीं प्रेजेंट हो सकता है। यार एक्यूरेट नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लाइट रेडिएशन टकराते पोजीशन चेंज कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास इतनी दूरी में कहीं पे हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे इसके आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये बताया गया क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इक्वेशन दी। श्रोडिंगर गिव्स एन इक्वेशन टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मोशन एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने क्या दी? एक इक्वेशन दी। वो इक्वेशन क्या दी? देखो, कर्ली स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी इंटू साई ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये जो एक्स वाई जेड है ये तो है एक्सिस कोऑर्डिनेट कि इलेक्ट्रॉन भाई स्पेस में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, वाई के अलोंग कितनी है, जेड के अलोंग कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो ये तो होगा एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ये तो होगा स्पेस कोऑर्डिनेट मींस टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहे हैं। साई बेटा इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो साई क्या है? उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड, ठीक। ये क्या है? ये डी बाई डी एक्स लिखते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो लिख रहे हैं ना डी स्क्वायर हो रही करली बोल रहे हैं, करली स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर कर दिया, क्या बता रहा आपको? डबल डिफरेंशिएशन। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई जेड आर द एक्सिस कोऑर्डिनेट्स, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा एक बात H की ध्यान सुनना बेटा, ये जो H है ना यहाँ पे, ये H प्लैंक्स हो गया, H स्क्वायर है। नोट्स में प्लीज आप सही करना, नोट्स में गलती से H लिखा हुआ है, नोट्स में ये स्क्वायर नहीं है, H लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट करना, ये H स्क्वायर, ठीक है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से H स्क्वायर कर लेना, इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक।
ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड अपॉन दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म मूव करता है। What is the physical significance of psi? Psi tells about the amplitude of moving electron. What is the physical significance of psi? तो there is no physical significance of psi. Psi का बेटा कोई physical significance नहीं है, सिर्फ वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में उसका एम्पलीट्यूड। तो पूछे what tells about psi? तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। What is its physical significance? तो कोई significance नहीं है। हाँ, significance किसका है? psi square का। It tells about, ध्यान सुना, it tells about the probability of finding the electrons। क्या बताते हैं बेटा ये? probability of finding the electrons around the nucleus। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में उस इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा? जहां पे psi square की वैल्यू मैक्सिमम आए, ध्यान सुना, जहां पे psi स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आए उस स्पेस को बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जहां पे psi स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम आए, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आए, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। What is orbital? Define orbital. Orbital is the three-dimensional space. ध्यान सुना, orbital is the three-dimensional space around the nucleus. It is the three-dimensional space around the nucleus. Around the nucleus, where the probability of finding the electrons is maximum. It is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। ठीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो बेटा थ्री डायमेंशनल स्पेस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 90 to 99%। 100% तो बोल नहीं सकते, ये तो कह सकते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100% है। अगर 100% के तो आप श्योर हो कि पक्का है। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की, अब कभी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन कभी भी नहीं बता सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमें अभी इलेक्ट्रॉन है %। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उस जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या फर्क है? ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या फर्क है बेटा? ऑर्बिट एक होता है सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट वाला ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम कॉन्सेप्ट है। ठीक, मतलब ये बोर्स के अकॉर्डिंग है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग है। ऑर्बिट क्या होता है? इट इज द फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। वो फिक्स सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, वो फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट। Orbital, it is a three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbit में बेटा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n square. Each orbital can have maximum 2n square electron. n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो पढ़ेंगे अभी। ठीक, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट सर्कुलर रहता है, ये प्लेनर मोशन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का, और ये बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस है तो ये 3D मोशन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिट बेटा हमेशा सर्कुलर होती है, हमेशा सर्कुलर होती है, मतलब ऑर्बिट इज नॉन डायरेक्शनल, सर्कुलर होती है हमेशा। जबकि ऑर्बिटल बेटा डायरेक्शनल होती है, अलग अलग शेप होते हैं, कोई डंबल शेप की होती है, कोई डबल डंबल क्लोवर लीफ शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की भी होती है। ठीक, तो ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप होती है, ऑर्बिट्स हमेशा कैसे होते हैं? सर्कुलर। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑर्बिटल। इट इज अ 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electrons is note the order. It is a 3-dimensional space around the nucleus. It is a 3-dimensional space around the nucleus where probability of finding the electron is negligible. Where the probability of finding the electron is negligible. जिस जगह बेटा probability of finding electron ना के बराबर हो उसको बोलते हैं नोड। अब नोड भी दो तरह से बोलते हैं, एक तो नोडल सरफेस, और एक बेटा नोडल प्लेन। नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन। नोडल सरफेस तो क्या होता है? दैट द 3 डायमेंशनल
ये 3 डायमेंशन की बात है, सरफेस आ गया ना तो 2 डायमेंशन होगा। इट इज द सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस, सरफेस है 2 डायमेंशन होगा, तो इट इज द सरफेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो। जिस जगह बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लगभग जीरो, तो ऑर्बिटल का इनवर्स है नोडल। ऑर्बिटल दैट स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और नोड where the probability of finding electron is minimum, जहाँ पे almost probability of finding electron जीरो। अब जीरो तो कह नहीं सकते, जीरो कहते तो मतलब इलेक्ट्रॉन है नहीं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पक्का 100% है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि मे बी और प्रेजेंट है, मे बी नॉट प्रेजेंट है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बेटा ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, वो नोडल सरफेस। तो चारों तरफ का वो सरफेस जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो तो नोडल सरफेस। Nodal plane, it is the plane which passes through the nucleus. It is the plane which passes through the nucleus and where probability of finding electron is nearly zero. एक ऐसा प्लेन जो न्यूक्लियस में से पास कर सके और जिस प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, उसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन पता बेटा बताने हो तो एल बताता है, एल पढ़ेंगे अभी एल क्या होता है, ये क्वांटम नंबर है। और नोडल सरफेस के बारे में बताता है बेटा एन माइनस एल माइनस 1। आप एक टर्म याद रखना, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियरली जीरो है नोडल सरफेस, और जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है वो नोडल सरफेस। ये तो चारों तरफ का सरफेस, और प्लेन जो न्यूक्लियस में से पास हो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल होते हैं, नोडल सरफेस इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस 1 होता है। एन और एल के बारे में भी पढ़ेंगे। नोडल प्लेन को बेटा एंगुलर नोड भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड, इसी को एंगुलर नोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एन एल ये क्या है? ये क्वांटम नंबर्स। ये क्या है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के? सारा 9th में पढ़ा हुआ है, और किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई बात नहीं, अब पढ़ लेंगे बेटा। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, कर लिए स्क्वायर साई ओवर कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, कर लिए स्क्वायर साई ओवर कर लिए वाई स्क्वायर, कर लिए स्क्वायर साई ओवर कर लिए जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करते रहे तो बेटा साई की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। तो यहाँ पे इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज किए। वो कांस्टेंट थे बेटा एन एल एम। दीज आर द कांस्टेंट विच यूज्ड टू सोल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन। इन कांस्टेंट्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर। इनके अलावा एक और है एम एस, एम एल है ये एम एस को खाली एस भी लिख देते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? ध्यान सुना, क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच which tells about the complete location of electron in an atom। एक एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट, उसका पूरा एड्रेस। कोई पूछे जैसे मेरा क्या एड्रेस है, तो पहले क्या बताएंगे जी कंट्री, कौन सी कंट्री में है, कोई चाइना तो नहीं है, अरे कंट्री बता, पूछ ले भाई कहाँ सी कंट्री, पहले कंट्री बताएंगे। कंट्री के बाद बेटा स्टेट बताते हैं, कंट्री के बाद क्या बताते हैं? स्टेट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आ गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद बेटा विलेज पे चले गए, मोहल्ला, गली नंबर, पेरेंट्स का नाम। ठीक है, तो जिस तरह से अपना एड्रेस देने के लिए हम स्टेट बद लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, उसमें मोहल्ला, गली, पेरेंट्स का नाम पूरा लिखते हैं, हाउस नंबर लिखते हैं, वो अपना एड्रेस बताते हैं वो चीजें। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम की कौन सी ऑर्बिट में है, मतलब कौन सी मेन सेल में है, कौन सी मेन सेल में है, ऑर्बिट मेन सेल को बोलते हैं। उस मेन सेल बेटा सब सेल बने होते हैं, तो मेन सेल की कौन सी सब सेल में है, कौन सी सब सेल में है। उसके बाद बेटा वो इलेक्ट्रॉन सब सेल की कौन सी ऑर्बिटल में है, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 तरह से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन होता है ना चारों तरफ, वो ऐसे करके होता है, ऐसे चलता रहता है। मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओवन एक्सिस एज वेल एज अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल प्लेनेट की तरह।
प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एज वेल एज अराउंड द सन। बिल्कुल सेम है, ये सन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है प्लेनेट, इट रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अपने एक्सिस के अराउंड इसका रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सुनो, व्हाट आर द क्वांटम नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट किया, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ कांस्टेंट यूज किए गए, उन कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टार्ट। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये क्या बताएगा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएगा बेटा, ये कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है। अच्छा, पोजीशन मतलब एक एटम में बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं ना, ये तो होती है क्या, मेन सेल, प्रिंसिपल सेल। इस सेल में जो सब सेल बने होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, वहां होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हम अपने स्कूल बिल्डिंग की बात करें तो कोई पूछे बच्चा कहां पर जाए, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। तो बिल्डिंग नंबर तो हो गया बेटा उसकी मेन सेल। फिर उससे पूछे कि ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो उस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे हो बच्चा, ग्राउंड पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, वो हो गए उसकी बेटा सब सेल। फिर उस फ्लोर के रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 3 में, कौन से रूम में, और रूम हो गया बेटा उसकी ऑर्बिटल। तो बच्चा बिल्डिंग के कौन से फ्लोर के कौन से रूम में, ठीक है। अब रूम में बेंच पे और राइट में बैठा है, लेफ्ट बैठा है, ये राइट और लेफ्ट क्या हो गया उसका स्पिन क्वांटम नंबर। तो यही बातें बता रहे हैं कि क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स व्हिच टेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एटम की किस ऑर्बिट की, कौन से सबसेल के कौन सी ऑर्बिटल में है, ठीक। चलो अब देखो एक एक। सबसे पहले फर्स्ट ध्यान सुनो बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है सारा आपने, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ आराम से पढ़ लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। एक बार माइंड में सेट कर लो, हम पढ़ क्या रहे हैं कि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं। तो एन क्या बताएगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये होता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ कौन सेल में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कौन से में। तो बेटा एन की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। मतलब जिन्हें बोस ने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट कहा था, वो क्या है, मेन एनर्जी सेल। इन्हें मेन एनर्जी सेल को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल सेल। एक ही बात है, मैं प्रिंसिपल सेल कह दूं या मेन एनर्जी सेल कह दूं, या इन्हें बोलते हैं एनर्जी स्टेट। क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट, कि कौन सी एनर्जी स्टेट में। इनका नाम क्या है, n = 1 को बोलते हैं के सेल, n = 2 को बोलते हैं एल सेल, n = 3 को बोलते हैं एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। क्या n फ्रैक्शनल हो सकता है, नो। n से हमें क्या पता चल जाता है बेटा, अगर हमें n की वैल्यू पता चल गई ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस पता चल गई न्यूक्लियस से। कोई कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, फॉर n = 3, तो हमें पता चला लगभग डिस्टेंस क्या है उसकी न्यूक्लियस से। कितनी है लगभग डिस्टेंस, कितनी है, a0 52.9, a0 n²/z, याद करो। ये अपने क्या होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो नियर एवरेज डिस्टेंस पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है। n पता चल गया तो बेटा हमें ये पता चल जाएगा कि उस मेन एनर्जी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n पता चल गया तो बेटा हमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चल जाएगी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 13.6 Z²/n²। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्या बताता है, मेन एनर्जी सेल, और यू कैन से एनर्जी स्टेट, और यू कैन से ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, ठीक। अब ये जो मेन एनर्जी सेल ना, इसमें बनी होती है सब सेल। जैसे बिल्डिंग में बताते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे। तो ये एन तो बिल्डिंग,
कि फर्स्ट बिल्डिंग में, सेकंड में। और अब बेटा इसमें क्या बनी हुई है, सब सेल, और सब सेल में क्या बनी हुई है, ऑर्बिटल। और अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में, सेल की, सब सेल की ऑर्बिटल में। ठीक, तो अब ये नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अब नेक्स्ट आगे का अगली वीडियो में बताते हैं।